हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी PDF मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और PDF के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने संस्कृत और साइंस का क्रैश कोर्स करवाया, उसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञान भी क्रैश कोर्स को लेकर आए हैं। इसमें हम आपको टोटल 20 क्लास करवाएंगे और इन 20 क्लास के समाप्त होते होते आपके 800 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे सामाजिक विज्ञान के। और इसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। तो चलिए इसके पार्ट 1 में फर्स्ट क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है साइंस सोशल साइंस को, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है, आप इन क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अच्छे से इन क्वेश्चन को समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जर्मनी के बीच। तो यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी यह रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूस और जर्मनी देश के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक संधि हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो मार्च 1946 इसमें फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, तो उस समझौता को कौन से नाम से जाना जाता है। तितसिन समझौता, कैंटेन समझौता, होची मिन्ह समझौता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों समझौता उस नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इनमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। यह जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जनता के द्वारा किया गया था, तो वह जो प्रस्ताव था वह कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में, या फिर 1924 बेलगांव में। तो यह जो वार्षिक अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह 1929 ईस्वी में लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर के पारित अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वह किसान आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा दी गई थी, किसके दौरान दी गई थी। बारदौली के द्वारा, अहमदाबाद के द्वारा, खेड़ा के द्वारा, या फिर चंपारण के द्वारा। तो बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बारदौली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली के आंदोलन में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। 1838 में, 58 में, 1881 में, या फिर 1911 ईस्वी में। तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। जो पूंजीपति वर्ग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था। मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या फिर इन सभी वर्ग का। तो जो पूंजीपति वर्ग थे वे सबसे ज़्यादा कृषक वर्ग का शोषण करते थे। तभी तो चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करवा के वे कृषक लोगों को बहुत ही बुरी तरह से उनको शोषित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा कृषक वर्ग का शोषण हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वह क्रांति कौन सी थी। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या फिर भौगोलिक क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था अर्थात हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र में सबसे बड़ी होने वाली क्रांति थी वह औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में ही परिवर्तन ला दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी वह किस दशक में हुई थी। 1990 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, या फिर 80 के दशक में। तो भूमंडली की शुरुआत 1990 के दशक में ही हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी।
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान पुस्तक की, गीता पुस्तक की, हदीस पुस्तक की या फिर बाइबल पुस्तक की? तो हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी वह कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में? तो सर्वप्रथम मुद्रण का बात है कि सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग का हुआ था आविष्कार, वह सबसे पहले विश्व में उसका शुरुआत कहाँ हुआ था? प्रिंटिंग का। तो विश्व में जो सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था वह चीन देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? अर्थात मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को कौन नष्ट कर देता है, कौन बाधित कर देता है? तो उस रसायन का नाम क्या है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फॉस्फोरस? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह एंड्रीन है। वही रसायन उसको प्रक्रिया को बाधित कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रीन। मेंढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन है वह रसायन एंड्रीन है। बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? जब बिहार में अति जलदोहन हो रहा है तो उस अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोटा का? आर्सेनिक या फिर लोटा का, यह भी एक तत्व का नाम है। तो बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक तत्व का बहुत अधिक संकेंद्रण बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है। संविधान की धारा का संबंध है। जो संविधान है, आप जानते हैं कि भारत में एकता का संविधान है। तो ये जो संविधान है इसकी धारा का संबंध क्या है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से? तो संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा का संबंध है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अर्थात बिहार का ऐसा कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है जिसने क्षेत्र में वन का फैलाव है, अर्थात उतने क्षेत्र में वन है? 15% में, 20% में, 10% में या फिर 7% में? तो बिहार के कुल 7% में ही भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अर्थात बिहार के कुल 100% में से सिर्फ 7% ही एक ऐसी भूमि है जितनी भूमि में वन अर्थात जंगल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये 4 खनिज का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम अगर आपको बनाना है तो इनमें से किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी एल्यूमिनियम को बनाने में? मैंगनीज की, टीन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो जो एल्यूमिनियम है बॉक्साइट का ही एक अयस्क है, तो बॉक्साइट का ही इसमें जरूरत पड़ता है, इसी खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम को बनाने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक खनिज है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है? अर्थात भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त से सूर्य की धूप से प्राप्त होती है। तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मेघालय में? तो आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत दूर दूर तक सहारा रेगिस्तान है, मरुस्थल होते हैं और उन मरुस्थलों में जो सूर्य का प्रकाश होता है वह बहुत ही तेजी से होता है और उन जगह पर सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? अर्थात इन चारों उद्योगों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो बहुत ही छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग? तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है वह खिलौना उद्योग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? यहाँ विकामिन लिखा हुआ है, यहाँ विकसित होना चाहिए था कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकसित हैं? 10 क्षेत्र, 7 क्षेत्र, 15 क्षेत्र या फिर 5 क्षेत्र? तो देश के कुल 5 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो कि विकसित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अर्थात जो बिहार है उस बिहार में रेल मार्ग की जो सीमा है उस रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर? तो बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है वह 6283 किलोमीटर अर्थात 6283 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है बिहार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह एक विधि का नाम है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ाया था, हैस्यूर विधि,
तल चिन्ह की विधि, तो ये जो विधि है उसकी सहायता से किस स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई जो होती है उस ऊंचाई को क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या फिर त्रिकोणमितीय संस्टेशन। तो जो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होता है स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, विभाजन होना चाहिए था कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार नहीं मिलना। तो जब लैंगिक विभाजन का बात किया जाता है, जब लिंग का बात किया जाता है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका का ही हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, अर्थात ये 4 कथन और पूछा जा रहा है कि इन चारों कथन में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि भारतीय संविधान के बारे में सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं, बस आपको ध्यान से चारों कथन को पढ़ना है और जो सा कथन रहेगा उसको आपको सही कर देना है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है, या फिर महिलाओं को आज़ादी नहीं देती है, या फिर महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है। तो यहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार सभी को है, तो यह कथन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, नहीं, यह भी कथन गलत हो जाएगा। और यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही पंक्ति हो जाएगा, जो सही कथन हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं होती, यह एक लोकतांत्रिक देश है भारत देश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता, यह कथन भारतीय संविधान के अनुसार सही है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, देश की एकता को कमजोर करती है। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति किस लिए माना जाता है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति जो मनाया जाता है वह किस लिए जाना जाता है, भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1975 ईस्वी में, देश में आपातकाल लागू हुआ था, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू हुआ था, अकाल पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है, अर्थात इन चारों में से बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है यह परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यह जो नर्मदा घाटी परियोजना है यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यह जो घाटी परियोजना है इसका लाभ तमिलनाडु राज्य को भी मिलता है, केरल राज्य को भी मिलता है और कर्नाटक राज्य को भी मिलता है। इसीलिए जो नर्मदा घाटी परियोजना है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन तीनों राज्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, किस नहीं किसे होना चाहिए था कि निम्न में से किसको लोकतंत्र का प्राण ही माना जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, या फिर राजनीतिक दल को। तो राजनीतिक दल के बनान कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, अर्थात इन तीनों में से किस पर दल बदल कानून लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर इनमें सभी पर। तो दल बदल कानून लागू होता है वह सांसदों और सिर्फ विधायकों पर ही लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ, तो जो जनता दल यू था उस यू पार्टी का गठन कब हुआ था, 1992 में, 99 में, 2003 ईस्वी में, या फिर 2004 ईस्वी में। तो जो जनता दल यू पार्टी का गठन हुआ था, जनता दल यू पार्टी का, उसका गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1999 ईस्वी में जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दें क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे प्राथमिक क्षेत्र होता है वह कृषि क्षेत्र होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वह द्वितीय क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है वह तृतीय क्षेत्र होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमेशा कृषि क्षेत्र को रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र के अंतर जो परिवहन यातायात से रिलेटेड क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। अर्थात जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय ही अधिक है तो वह जरूर देश विकसित देश होगा, जैसा कि अमेरिका देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका कैसा देश है, तो अमेरिका एक विकसित देश है, और यह भारत कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होगी उस देश के जो नागरिक होंगे वे विकसित होंगे। बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये बिहार में कुल 38 जिले, आपको अच्छे से याद रखना कि बिहार में कुल 38 जिले हैं और उन 38 जिलों में से 4 जिला का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात इनमें से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, कौन से जिले के राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, पटना, गया, शिवहर या फिर नालंदा। तो जो पटना राज्य है, जो कि बिहार राज्य की, जो पटना जिला है जो बिहार राज्य की राजधानी है, उसी की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक होता है वही हम लोगों का नोट जारी करता है। और आपने अगर कभी भी किसी भी नोट को 10 या 20 के नोट को ध्यान से देखा होगा तो उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारे देश में नोट को लागू करती है, नोट को जारी करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब मिला था? जो व्यवसायिक बैंक थे उनको सर्वप्रथम जो राष्ट्रीयकरण मिला था वह कब किया गया था? 1966, 1980, 1969 या फिर 1975 ईस्वी में। तो व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि कोयला से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, सभी के सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत ही है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये कंपनियों का नाम दिया अगर पूछा जाए कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सभी देशों में चलती है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला या फिर इनमें से सभी। तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी, कोका कोला भी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी की सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वह 17 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है यह 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? अर्थात अगर आप किसी वस्तु लेते हैं या किसी सेवा को लेते हैं तो उस वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो जो उपभोक्ता होगा, जो उस वस्तु को खरीदने वाला होगा, वह उस बात की शिकायत कहाँ कर सकता है? जिला फॉर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर 15 लाख 20 लाख से 1 करोड़ से कम होगा तो वह राज्य आयोग के अंतर्गत उसकी शिकायत कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? जो सुनामी है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। तो समुद्र में भूकंप आती है तभी सुनामी आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जो भूकंप केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उस स्थित केंद्र को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको इन क्वेश्चंस को समझ नहीं आया तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा और PDF के माध्यम से भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह वीडियो हमारे क्रैश कोर्स का पहला ही वीडियो था। इसका 19 वीडियो और लाया जाएगा और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं इस वीडियो में तो आप 100% सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जल्दी क्रैश कोर्स लाया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Fearless.